हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 हमारा पर्यावरण के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो इसके लिए पारिस्थितिक पिरामिड की मदद ली जाती है। पिरामिड या एक शंकु जो होता है एक ज्यामितीय रचना होती है जिसमें आधार भाग चौड़ा होगा और इसका शीर्ष जो होता है एक बिंदु के रूप में पाया जाता है। जैसे मिस्र के पिरामिड के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये पिरामिड जो होता है इसका आधार चौड़ा होता है और इसका शीर्ष जो होगा वो कैसा होगा, बिंदु के रूप में पाया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में इस पिरामिड का क्या महत्व होगा या हम आखिरकार एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड क्यों बनाते हैं। ये पारिस्थितिक पिरामिड को सबसे पहले बताया था 1927 में चार्ल्स एल्टन ने अपनी किताब में बताया। इन्होंने किताब का नाम था एनिमल इकोलॉजी। इस किताब में इन्होंने बताया था कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में, कोई भी खाद्य श्रृंखला आप देखिएगा कहीं का भी, तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर वे जीव पाए जाते हैं जिनकी संख्या कम होती है। अर्थात ऐसे जीवधारी होंगे जिसको कोई भी भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, वो आवास उनके लिए उपयुक्त है और इनकी संख्या कम होती है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यदि जीवधारियों की संख्या को देखा जाए तो उसके आधार पर एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है जिसको कहा जाता है जीव की संख्या का पिरामिड। अब ये जीव की संख्या का पिरामिड या जीव संख्या का पिरामिड जो होता है वह कैसे बनेगा, चलिए एक उदाहरण से हम इसको देखें। जब हम किसी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, जैसे कि धान का खेत जो है एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है। यदि हम इसमें पाए जाने वाले उत्पादकों को और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को आरेख के रूप में प्रस्तुत करें तो हमें एक पिरामिड के जैसी संरचना प्राप्त होगी। तो इसके आधार पर जो पिरामिड बन रहा है ये आधार है, इस आधार पर होंगे उत्पादक। ये उत्पादक जो होंगे वह होंगे धान के पौधे। ये हो गए क्या, उत्पादक, जो क्या है धान के पौधे। इसको खाने वाले जीवधारी, स्वाभाविक है धान के पौधे, धान का खेत है तो धान के पौधों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वह कहाँ होंगे, पिरामिड के आधार पर होंगे, उसको यहाँ रखा जाएगा। इसके बाद में जो शाकाहारी होंगे, शाकाहारी को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी होंगे, मान लीजिए यहाँ पर चूहे जो हैं वह शाकाहारी के रूप में हैं, तो यहाँ पर शाकाहारियों की संख्या जो होंगी वह धान के पौधों की तुलना में कम होंगी। तो शाकाहारी कम हो गए। उसके पश्चात में द्वितीयक उपभोक्ता जो होंगे वह होंगे मांसाहारी। अब मांसाहारी जो होंगे जैसे कि चूहे को खाने वाले कौन है, सांप है, तो सांप की संख्या जो होगी वो चूहे की तुलना में कम होगी। और इसके बाद में सांप को अगर किसी ने भोजन के रूप में ग्रहण किया तो वह है बाज। तो बाज की संख्या कैसी हो गई, सबसे कम हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया, एक पिरामिड के समान आकृति प्राप्त हो गई। यहाँ पर ये पिरामिड जो है वो क्या कहलाएगा, जीव संख्या का पिरामिड कहलाएगा। अर्थात अगर हम संख्या के आधार पर किसी पारिस्थितिक तंत्र का आरेखीय निरूपण बनाते हैं तो हमेशा शीर्ष जो होता है उस पर तृतीयक या ऐसे जीवधारी जो होते हैं वह शामिल होते हैं जिनकी संख्या सबसे कम होती है।
तो ये हो गया धान के खेत का एक पिरामिड, इसको कहा जाएगा जीव संख्या का पिरामिड। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में केवल जीव की संख्या का पिरामिड ही नहीं बनता है, यह जीव के भार के पिरामिड से भी ज्ञात होता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीव जो होते हैं वह भोजन के आधार पर एक दूसरे से कितना ज्यादा मात्रा में भोजन उपलब्ध करा सकता है। तो जीव भार के पिरामिड से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव भार का पिरामिड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से निर्मित होता है। अब पहले जीव भार का पिरामिड जानने से पहले हम प्राथमिक उत्पादन क्या है इसको हम जान लेते हैं। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन का मतलब होता है किसी इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में, यहाँ पर जितने भी उत्पादक, उत्पादक किसे कहा जाता है? पौधों को कहा जाता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके न केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं बल्कि वो अन्य जीवधारियों के लिए भी भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए प्राथमिक उत्पादन कौन करता है? हमेशा पौधे करते हैं। तो इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में जितने भी पौधे उपलब्ध होंगे इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन का उत्पादन किया गया है वह कहलाता है कुल प्राथमिक उत्पादन। या पौधों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वह प्राथमिक उत्पादन। और इस क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग किसी निश्चित समय पर, तो इकाई क्षेत्र में जितने भी पौधे होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, सबको मिलाकर जो इतने क्षेत्र में पाए जाते हैं, सबके द्वारा प्रकाश संश्लेषण से कितना भोजन निर्मित किया गया, ये उनका कुल प्राथमिक उत्पादन कहलाता है। और इसी प्राथमिक उत्पादन के आधार पर हम इसके जीव भार की गणना करते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पौधे होंगे वही सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात इनका जैव भार जो है वो सबसे ज्यादा होगा। इसलिए किसी भी पिरामिड पर जो उत्पादक होंगे वह क्या हो जाएंगे? आधार पर रखे जाएंगे। उसके पश्चात में क्रमशः उपभोक्ता जो होंगे उनको रखा जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो क्रमशः जीव भार जो होगा या उत्पादन जो होगा वो क्या होता जाएगा? प्रत्येक पोषक स्तर पर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम जीव भार के पिरामिड को समझ लेते हैं। अगर हम एक वन पारितंत्र या जंगल पारितंत्र की बात करते हैं, एक जंगल पारिस्थितिक तंत्र है, तो एक जंगल पारिस्थितिक तंत्र में घास या पौधे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनके द्वारा किया गया उत्पादन जो होता है वो भी सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए इनके द्वारा उत्पादन किया गया था 15,000 किलोग्राम किसी इकाई समय पर, इकाई क्षेत्रफल में इनका कुल प्राथमिक उत्पादन था। अब इसको किसने ग्रहण किया? जो प्राथमिक उपभोक्ता है। मान लीजिए कि यहाँ पर उपस्थित हिरण है। हिरण जो होते हैं वो जंगल में उपस्थित जितने भी घास होंगे या पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले शाकाहारी होते हैं। अब ये शाकाहारी जो होंगे इनके पास में जो जैव भार बनता है, प्राप्त होता है, वह हो जाता है क्रमशः 1500 केजी, किलोग्राम। इस हिरण को भोजन के रूप में ग्रहण किया लोमड़ी ने। तो अब यहाँ पर लोमड़ी में जब जैव भार देखा जाएगा तो यह मिलेगा कैसा? 150 केजी। एक लोमड़ी को भोजन के रूप में ग्रहण किया एक बाघ ने या शेर ने, तो यहाँ पर इसके पास में जैव भार जो होगा वह हो जाएगा क्या? 15 केजी, 15 केजी। तो इस प्रकार से किसी जंगल पारिस्थितिक तंत्र या किसी और पारिस्थितिक तंत्र का जब हम गणना करते हैं तो देखते हैं कि वनस्पतियां जो होती हैं, पादप जो होते हैं, इनका जैव भार जो होता है वो सबसे अधिक होता है और बाकी पोषक स्तरों पर जैव भार जो होता है वो क्रमशः कम होता जाता है।
तो ये कहलाता है जंगल पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार का पिरामिड। अगला जो पिरामिड प्राप्त होता है वह होता है विभिन्न पोषक स्तरों पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके आधार पर। तो ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड प्राप्त होता है उसे कहा जाता है ऊर्जा का पिरामिड। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि पिरामिड के जो आधार होते हैं उसमें उत्पादक पाए जाते हैं और हमेशा एक उत्पादक के पास में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि एक उत्पादक जो होते हैं, हरे पौधे हैं ना, उत्पादक जो है वो, ये हरे पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश को, ऊर्जा का स्रोत क्या है उसका? सूर्य का प्रकाश उनके ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इनके पास असीमित ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा को वो क्या करते हैं? संचित करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य की प्रकाश का उपयोग करते हुए, इसलिए इनके पास में जो ऊर्जा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और विभिन्न पोषक स्तरों पर जब ये ऊर्जा जो होती है वो स्थानांतरित होती जाती है तो क्रमशः इस ऊर्जा की मात्रा जो होती है वह कम होती जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता में गए, उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता में गए, उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता में चले गए, तो यहाँ तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा जो होगी वो क्रमशः क्या होती जाएगी? घटती जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जब ऊर्जा का पिरामिड बनाया जाता है तो ये ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह हमेशा सीधा बनता है और इसके आधार पर हमेशा कौन होते हैं? उत्पादक। उत्पादक कौन है यहाँ? पेड़ पौधे ही होते हैं।